ओके, कैसे हैं आप लोग? मैं आपको एक राज की बात बताऊं। एक्चुअली मैं एक ही दिन में सारे वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि हम रोज़, जैसे आपसे वादा किया था, पर डे हम एक एक वीडियोस डालेंगे ताकि आपके लिए इजी रहे, लेकिन मैं एक ही दिन में कर रहा हूँ। और फिर लॉकडाउन का टाइम है, ऊपर से मैंने बाल भी कटवा रखे थे। ये सारी सिचुएशन ऐसी बन गई कि मैं एक ही दिन में कर रहा हूँ, है ना। इसलिए आपको कोई चेंज दिखेगा नहीं, कभी कैप कभी ये सेम ही। आपके लिए ये वीडियोस हर एक दिन अगले दिन आएंगे। मतलब बीच में आपको ढंग से ग्रीट नहीं कर पाऊँ तो आप ये मत समझें। आप समझना सर जो क्लास में पढ़ाया करते थे ना एक ही दिन में, वैसे ही चलिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मैं कट शॉर्ट करूँगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आपसे वादा है। और एक बात आपसे और करता हूँ मैं, इसके बाद बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा स्कूल से संबंधित या मेथड से संबंधित, उनके भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा आपके लिए। आप बस कोशिश ये करें कि अपने चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें ये लगे कि हमारे चाहने वाले हैं दुनिया में। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप ऑनेस्टली ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे। जब भी आप इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट करने का मन करे तो फिर अपना लक्ष्य याद रखना। हाँ, 1 2 3 मुकाम हासिल करने के बाद फिर हम आपको नहीं बोलेंगे। जब तक लक्ष्य मंजिल ना मिले, हमें हर कदम वही उठाना है जो हमें मंजिल पे ले जाए। इसके बाद फिर मैं किसी दिन बात करूँगा आपसे। अभी हम इस क्रम में आगे चलते हैं और अब लेते हैं चौथा या पांचवा मॉडल टेस्ट, अपना मॉडल पेपर 4th। चलिए, टॉपिक अपना पर्सनैलिटी है। तो आप जानते हैं पर्सनैलिटी, सिगमंड फ्राइड, बहुत सी बेहतरीन चीज़ें होंगी। चलिए, पहला प्रश्न पढ़िए। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो का अधिकांश भाग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है चेतन मन, कॉन्शियस लेवल। दूसरा है अर्ध चेतन मन, प्री कॉन्शियस लेवल। और तीसरा है अचेतन मन, अनकॉन्शियस लेवल। तीन ही ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो आप बताएंगे सुपर ईगो का अधिकांश भाग किससे संबंधित है। तो देखो, यहाँ पे आपको मैं 2 बेहद खास बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। पहली बात यह है कि सिगमंड फ्राइड की बहुत सी चीज़ें हैं। सिगमंड फ्राइड की एक बात हम कर भी चुके हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, 5 स्टेज लिबिडो वाली, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनेटिक। सिगमंड फ्राइड की दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड ये है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उनकी है पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं उसको, इसमें इड, ईगो, सुपर ईगो है। जिन लोगों ने सिगमंड फ्राइड पढ़ा है वो इस बात को जानते हैं कि साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक स्कूल सिगमंड फ्राइड ने इजाद की। यहां मैं आपको दोनों चीजें एक साथ बता रहा हूं, ध्यान रखें। चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन, एक नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कॉन्शियस लेवल है कि प्री कॉन्शियस लेवल है। कई बार इसको सब कॉन्शियस भी आप पढ़ लेते हो, कहीं लिखा रहता है, तो सब कॉन्शियस भी राइट है, ठीक है। और ये अनकॉन्शियस है। लेकिन हिंदी में देखो, कुछ पहले क्या होता है, चीज़ें बेहतर होती है। मुझे याद है मेरी पहली बुक थी, उसमें मैंने जब स्टार्ट किया था तो अर्धचेतन एक शब्द आता है अवचेतन, वो हमने पहली बार उसमें लिखा, तो फिर लोगों ने कहा कि ये सब दूसरी जगह है। तो जैसा ऐसा कई बार हो जाता है, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। हमको पकड़ के नहीं पढ़ना है सब उनकी बुक में ये आ गया, मैंने जो कह दिया वो भी ये नहीं है कि सब भगवान ने कह दिया, ठीक है ना। पर जो चीज़ें बेहतर होती हैं हम कोशिश वही करते हैं करने की। चलिए, तो अवचेतन एक शब्द आएगा, तो आप ध्यान रखना, बहुत से लोग अवचेतन को अचेतन के स्थान पर यूज करते हैं, कभी हमने भी किया था, पर दैट इज नॉट राइट। अवचेतन दरअसल दूसरा है अर्धचेतन वाला। तो हिंदी में चेतन, अर्धचेतन या अवचेतन और अचेतन। इंग्लिश में कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब ये मन के 3 भाग हैं साहब, मन के 3 प्रकार हैं, ठीक है। इनको अगर हम एरिया वाइज देखें, जो कि फ्राइड साहब ने बताया है, तो पहला जो है वो ओनली 10% है। पहला कितना है? केवल 10%। कितना? 10%। अचेतन जो तीसरा है वो 90%।
और बीच वाला जो है वो दोनों के मध्य एक ब्रिज है, एक पुल है। क्या है? एक ब्रिज या पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है। पहली बात याद रखेंगे, चेतन मन 10% है, आपको याद है ना। चेतन कॉन्शियसनेस बर्फ की उस या हिमशिला के समान है, उस हिमशिला के समान है जो सागर में, नदी में तैर रही है, लेकिन हमें केवल उसका ऊपर का 1/10 दिखता है, 9/10 डूबा हुआ रहता है। वास्तव में 9/10 ज़्यादा घातक है, वो जहाज़ डूबता है। और उसकी बात सिगमंड फ्राइड ने की सबके सामने, पहली बार अलग से हम पढ़ेंगे फ्राइड का मॉडल। अचेतन 90%। तो एक तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, 10%, 90% और ब्रिज वाली बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात सुने कि आखिर इनमें होता क्या है। तो ध्यान दें, चेतन मन वो मन है जो इस समय जागृत है, मतलब जो हमको आदेश देता है, निर्देश देता है, जिसमें चिंतन होता है, जिसमें समस्या समाधान होता है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, जिसमें जो सोचता है, जो तर्क करता है। मतलब हमारी जो अभी जो आप सोच रहे हैं ना, वो सबका सब चेतन है। इसका मतलब इस समय की जो बातें, इनको बोलते हैं तात्कालिक अनुभव। यानी तात्कालिक अनुभव अभी जो हो रहे हैं, हमें सुन रहे हैं आप लोग, तात्कालिक अनुभव, तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, हमारे व्यवहार को चलाने वाला क्या है? चेतन मन। कोई दिक्कत नहीं है। अचेतन मन, ध्यान देंगे, चेतन मन निर्देश, चिंतन, तात्कालिक अनुभव, व्यवहार का चलाने वाला मास्टर। इसका मतलब चेतन के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अचेतन के बारे में हम नहीं जानते, हमें नहीं पता होता। अचेतन में चलता रहता है पर हमको नहीं पता। मेरे अचेतन में इस समय क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, आपके अचेतन में क्या चल रहा है आपको भी नहीं पता। इसका मतलब अचेतन मन में क्या होता है? अचेतन मन में वो थॉट्स होते हैं, वो इच्छाएं होती हैं, वो अनुभव होते हैं जो बाई रिप्रेशन, जो हमारे लिए बेहतर नहीं थे, हमें को डर लगा। जैसे आपने कई बार सुना है इरेशनल थॉट्स, अतार्किक विचार। ठीक है, जैसे इनके साथ समझ जोड़ेंगे। अतार्किक विचार, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, कभी आपने सुना हो, है ना। कभी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो उसको याद करना ठीक नहीं है, बहुत शर्म आएगी याद करेंगे तो वो अचित्र में चला जाता है। हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो उसे भेज देता है। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर या फिर अनैतिक बातें या फिर कोई बहुत बड़ा डर, ऐसी चीज़ें अचेतन में हैं जिनका हमें पता नहीं रहता। हालांकि ये क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे अंदर कोई न कोई ऐसी चीज़ ले आएंगे जिसको मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। वो एक अलग बात है, करेंगे अपन, पूरा टॉपिक है। ठीक है, बीच वाला जो है इसमें मैंने अलग से प्रश्न दिया है, ये इन दोनों के बीच का पुल है। इसलिए कोई भी बात अचेतन से अचेतन में होके ही चेतन तक आती है। और इसमें केवल दो बातें आप याद रखेंगे जो मैंने दिया भी है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो इसमें होती है मेमोरी, क्या मेमोरी, और दूसरा होता है फैक्ट और इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो इसमें स्टोर रहता है, स्टोर्ड नॉलेज। स्टोर्ड नॉलेज का मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना है, जैसे आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, मान लो आप राजस्थान के 33 के 33 जिलों के बारे में बहुत सी बातें पढ़ रहे हैं, तो आपने पढ़ी ना, चेतना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो आपको याद रहेंगी पर कुछ भूल भी जाएंगे। अब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको याद हैं और बाकी याद नहीं है। परीक्षा के समय या कहीं भी आप जोर डालते हो दिमाग पे तो आपको याद आ भी सकती हैं वो। इसलिए एक शब्द आता है अवेलेबल मेमोरी। कौन सा शब्द आएगा? अवेलेबल मेमोरी या सुलभ स्मृति। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया है। सुलभ स्मृति वाला जो शब्द है वो किसके लिए आ जाएगा? बीच वाले के लिए आ जाएगा, अर्धचेतन के लिए। अब आप इस पे आइए, एक बात और बेहद महत्वपूर्ण। फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो का अधिकांश भाग किससे संबंधित है? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन 3 है, और वो भी 3 ही है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, मन की प्रवृत्तियां, ये मन के प्रकार है, मन की स्थितियां हैं, वो मन की प्रवृत्तियां 3, एक इड, दूसरी ईगो और तीसरी सुपर ईगो।
तो ध्यान रखें, इस पर जरूर एक प्रश्न आ सकता है और मोस्टली उसमें गलती होने की संभावना रहती है। लेकिन जो मेरा ये वीडियो देखेगा, या मैं ये नहीं कहता, किसी और के भी अच्छे लोगों के देखेंगे तो वो इस प्रश्न को जरूर सही कर देंगे। एक ही बात ध्यान रखना, मैंने मेरी बुक में दिया है इसका पूरा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो, हम अगर एक ऐसा चित्र बनाएं, ये है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, कौन सा? चेतन। और ये है अचेतन, कौन सा? अनकॉन्शियस। ठीक है। और दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो कौन सा है? अर्धचेतन। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चेतन कितने परसेंट था बोलिए? 10%। और ये कितना? 90%। ठीक है। अब हम बात करें कि साहब ये चेतन, ठीक है, ये अचेतन अर्धचेतन दोनों मान सकते हो। ये बीच वाला, जैसे मैं इसको लेता हूं, इसको किसी और कलर में ले लो आप, ये हो गया अर्धचेतन। ये क्या हो गया? अर्धचेतन। चूंकि पुल है इसलिए थोड़ा भाग इसका इसमें आ सकता है। ये हो गया चेतन। ये क्या हो गया? चेतन। और ये हो गया यहां से अचेतन। ये क्या हो गया? अचेतन। ठीक है। तो ये जो बीच में है, ओनली बीच में जो है वो क्या हो जाएगा? वो अर्धचेतन हो जाएगा। ये क्लियर है? ऊपर वाला 10% है, नीचे वाला 90% है। ये 10 में ये भी मिक्स है, ये भी मिक्स है। लेकिन सवाल उठता है इड ईगो और सुपर ईगो। ध्यान से समझना। इड अब्सोल्यूट, ओनली, केवल और केवल इड किस में है? अचेतन में है। इड केवल किस में? अचेतन में। इड, ये याद रखना, इड का संबंध केवल अचेतन से। ईगो, ध्यान देंगे, ईगो का संबंध बोले किससे? बिल्कुल चेतन से। ईगो का संबंध किससे? चेतन से। लेकिन थोड़ा सा अचेतन में भी ईगो प्रभाव डालता है, इसलिए ईगो यहां पे है। ईगो, ईगो, ध्यान देंगे। इड कंप्लीटली अचेतन, अनकॉन्शियस। ईगो मोस्टली कॉन्शियस, बट थोड़ा सा पार्ट सबकॉन्शियस में या प्री कॉन्शियस में। और सुपर ईगो, ध्यान देंगे, सुपर ईगो याद रखने के लिए आराम से याद रखेंगे आप। इड नीचे वाले में, ईगो ऊपर वाले में, और सुपर ईगो बीच वाले में। लेकिन सुपर ईगो तीनों में रहता है। और सुपर ईगो का अगर कोई एक डायग्राम बनाना चाहें हम, तो वो डायग्राम ऐसा बन सकता है कि साहब सुपर ईगो ऊपर वाले में भी रहता है, नीचे वाले में भी रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में रहता है? बीच वाले में। सबसे ज्यादा किस में? बीच वाले में। इसलिए अब देखो, अगर आपको कोई पूछे कि सुपर ईगो का संबंध किससे, आप बोलेंगे तीनों से, लेकिन मोस्टली किससे? प्रीकॉन्शियस। सुपर ईगो, प्रीकॉन्शियस। ईगो का संबंध किससे? दोनों से, लेकिन मोस्टली किससे? कॉन्शियस। और इड का संबंध अब्सोल्यूट केवल अनकॉन्शियस से। इसका मतलब यहां पे इड है, यहां पे क्या है? इड है। यहां पे ईगो है, और यहां पे सुपर ईगो है। बोलिए, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है। सुपर ईगो बीच वाले में, ईगो ऊपर वाले में, इड नीचे वाले में। लेकिन इड केवल अकेले नीचे वाले में, ईगो ऊपर और सेकंड में दोनों में, और सुपर ईगो तीनों में। तो फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो का अधिकांश भाग, प्रश्न देखिए आप, सुपर ईगो तीनों में है, पर अधिकांश भाग किससे संबंधित है? बोलिए, चेतन या अर्धचेतन या अचेतन? गुड, मजा आया ना? ऐसे ध्यान से सुनोगे तो ऐसे आएगा। सही जवाब है नंबर 2, बी, अर्धचेतन
सुपर ईगो। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न वो दिया मैंने जो बता रहा था, मेमोरीज, स्टोर्ड नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्मृतियां, संचित ज्ञान व सूचनाएं भंडारित रहती हैं, अतः इसे अवेलेबल मेमोरी, सुलभ स्मृति भी कहा जाता है। फ्राइड ने किसके लिए बोला? अचेतन या अर्धचेतन? अर्धचेतन के लिए बोला, बी के लिए बोला। ठीक है, इंग्लिश में इसको सबकॉन्शियस भी कह सकते हैं और प्री कॉन्शियस भी कह सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर बी। तीसरा बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सी एडवांस चीजें हम इन्हीं के माध्यम से आपको देंगे। मैं आपको फिर बता दूं, अपना ऐप थोड़ा लेट शुरू करेंगे। अभी आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहें तो क्लास वाला में आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, जो भी रीड के लिए पढ़ना चाहें आप उसमें ले सकते हैं। उसमें पूरी क्लासेस मेरी रहेंगी, लेकिन आपको मैं बता दूं वो मेरी क्लासेस हैं जो अभी की ऐप दिए जा रहे हैं, आप उनसे ले सकते हैं। वो मेरी क्लासेस रिकॉर्डेड है। इन फ्यूचर हम ऐप भी चालू करेंगे और उसमें भी आपसे जुड़े रहेंगे। जो लोग एकदम नए हैं उनको क्लास जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आपकी मर्जी है जैसा भी आप। चलिए, अब सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने दिया? तीसरा है सामूहिक अचेतन। तो देखो, कार्ल युंग, अल्फ्रेड एडलर, एल्डर नहीं है, एडलर है, एडलर, केरेन हार्नी और इरिक फ्रॉम। इन चारों को देख के कोई खास बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल, ये चारों के चारों फ्राइड के चेले हैं, फ्राइड के शिष्य हैं, इसलिए इनको नव फ्राइडियन बोलते हैं, नव फ्राइडवादी बोलते हैं, पस फ्राइडवादी बोलते हैं, न्यू फ्रीडियन बोलते हैं। ये लोग फ्राइड के साथ थे। फ्राइड का साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक मॉडल आपने पढ़ा होगा, जो ऑफलाइन में से पढ़ चुके हैं या कहीं और बहुत अच्छे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनसे आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा, बुक में नहीं पढ़ा है, फिर पढ़ लेंगे अपन। तो आपने एक बात देखी होगी कि फ्राइड ने जो बातें बताई ये सब लोग भी उनको फॉलो करते हैं। इवन एक उनकी खुद की बेटी थी अन्ना फ्राइड, वो भी न्यू फ्राइडियन कहलाती है। अपने वो इरिक्सन भी नहीं में। ठीक है, लेकिन जिस बात पे इनका उनसे विरोधाभास था वो एक तरीके से लिबिडो वाली बात पे था, लैंगिक और सेक्सुअल जो अर्ज फ्राइड ने बताई थी कि साहब हर जगह व्यवहार में वो चीज़ आती है। तो इन लोगों ने उस पर फ्राइड के साथ इनका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, विरोधाभास हुआ और इन्होंने फ्राइड को चैलेंज किया बहुत जगह। अब किसने क्या चैलेंज किया, इनके फिक्स कुछ कंसेप्ट हैं और ये एक तरीके से आपको 5-6 प्रश्न क्लियर कर देगा। सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने दिया? तो देखो, पहले मैं आपको इनके बारे में वैसे बता दूं थोड़ा सा। सबसे पहले कार्ल युंग। आपको पता है कार्ल युंग ने पर्सनैलिटी में बहुत काम किया है, न्यू फ्राइडियन है। कार्ल युंग बेसिकली स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड के साइकेट्रिस्ट भी माने जाते हैं, स्विस। इनकी 2 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो कार्ल युंग की प्रसिद्ध चीज़ जो हम सब जानते हैं, व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे इन्होंने। साइकोलॉजिकल टाइप्स एक बुक लिखी थी, साइकोलॉजिकल टाइप्स में 1923 में आई थी वो, जिसमें उन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहुत से लोग 3 करके आते हैं, वो 3 गलत है, 3 नहीं होगा। तो 2 प्रकार बताए थे, इसके लिए प्रसिद्ध है। कार्ल युंग, कई बार कार्ल जुंग लिखाता है, एक ही बात है, गुस्ताव युंग। ओके, दूसरा इनका जो काम है वो इन्होंने यहाँ पे फ्राइड ने दिया कॉन्शियस माइंड दिया ना, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और कार्ल युंग ने दिया कलेक्टिव कॉन्शियस। कौन सा कॉन्शियस? कलेक्टिव कॉन्शियस, जिसको हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? सामूहिक अचेतन या सामूहिक चेतन। ठीक है ना, इन्होंने कार्ल युंग ने बोला सामूहिक अवचेतन, सामूहिक अर्धचेतन, सामूहिक बोला, सामूहिक चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, सामूहिक अवचेतन की बात भी करी इन्होंने। ठीक है, सामूहिक अवचेतन या सामूहिक चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है? इन्होंने बताया कि साहब हम सब लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग, कुछ बातों को ऐसे मानने लग जाता है, हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं, वो रच बस जाती हैं और वो हमारे इनकॉन्शियस में भी प्रभाव डालती हैं। इसके लिए उन्होंने कई शब्दों का यूज़ किया है। जैसे हम कई बार इसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि साहब हम कहते हैं कि साहब
धरती माता है, तो धरती माता जो शब्द है वो एक तरह के सामूहिक अवचेतन का इन्होंने बनाया। ऐसे भी जितने हम देवता मानते हैं, जितने हम चीज़ों को सब लोग मानते ही हैं, उनको पारंपरिक रूप से मानते हैं, हमारे पूर्वजों ने माना, फिर उन्होंने माना, इसको उन्होंने सामूहिक के साथ जोड़ा। ठीक है। दूसरा एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर दरअसल मैं आपको बताऊं, कैरन हार्नी एक महिला थी, ये जर्मनी से थी। कहाँ से थी? ये जर्मन थी। एरिक फ्रोम भी जर्मन। एडलर फ्राइड के देश के थे। फ्राइड ने कहाँ काम किया था? ऑस्ट्रिया में। तो एडलर ऑस्ट्रिया के ही थे। चूंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी इन लोगों का काम लगभग एक साथ ही था, पास पास। ये स्विस, ये ऑस्ट्रिया, ये जर्मन, ये जर्मन। ओके। एल्फ्रेड एडलर ने क्या दिया? एल्फ्रेड एडलर ठीक जस्ट ऑपोजिट, आप आराम से याद रखेंगे, वैयक्तिक मनोविज्ञान दिया। कौन सा मनोविज्ञान दिया? वैयक्तिक मनोविज्ञान। एल्फ्रेड एडलर वैयक्तिक मनोविज्ञान देने वाले हैं। कैरन हार्नी। कैरन हार्नी महिला थी, एक न्यू फ्राइडियन थी। कैरन हार्नी ने बाल्यावस्था के बारे में एक टर्म दिया, काफी मशहूर हो चुका है अब, मूल दुश्चिंता। कौन सी चिंता? मूल दुश्चिंता, बेसिक एंजाइटी। स्पेशली इन्होंने फेमिनाइन पे काम किया, महिलाओं पे काम किया कि साहब महिलाएं कमजोर नहीं होती। और ये दूसरा मूल दुश्चिंता क्या है कि साहब अर्ली लाइफ में बच्चा अगर अकेला रहता है तो उसमें आइसोलेशन के कारण से, आइसोलेशन शब्द आ गया, ठीक है, आइसोलेशन के कारण से उसको बहुत चिंता होती है। इसलिए आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, सब मिलकर रहें ज़्यादा बेहतर होता है, नहीं तो फिर बच्चों में ये चिंता पनप सकती है, जिसको उन्होंने मूल दुश्चिंता नाम दिया कैरन हार्नी ने। इसके लिए प्रसिद्ध है कैरन हार्नी, महिलाओं के लिए काम किया। एरिक फ्रोम भी जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। एरिक फ्रोम भी न्यू फ्राइडियन थे, नव फ्राइडवादी थे। एरिक फ्रोम ने भी फ्राइड को चैलेंज किया था। और इन्होंने भी एक अपन उसको कह सकते हैं कि साहब साइको एनालिटिक थ्योरी इनकी भी है। इन्होंने जिस चीज़ पे जोर दिया वो दरअसल एक तरीके से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं ये भी। एक तो फ्रीडम, इन्होंने बोला कि व्यक्ति को एकदम फ्रीडम के साथ रहने का फंडामेंटल राइट है। और दूसरा, वो लोगों के साथ कोऑपरेशन प्रेम से रहेगा तो फिर बेहतर रहेगा। अगर उसको अकेला छोड़ दिया, है ना, वो शब्द आजकल आपको बहुत टेंशन दे रहा है ना, कोरोना में सबको दे रहा है। कौन सा शब्द है? बोलिए, वो बोलिए। क्वारंटाइन। दूसरा, हमने एरिक्सन मॉडल में बहुत पहले, आज से जब हमने शुरू किया था, कुछ लोग आप में अगर वो मेरी क्लासेस ले चुके हैं पहले, तो तभी से वो शायद शब्द उनको याद होगा, आइसोलेशन। कौन सा शब्द था? आइसोलेशन। तो आइसोलेशन से डरते हैं एरिक्सन भी, अकेला नहीं रहना चाहते। आइसोलेशन से ये भी चिंतित हैं, आइसोलेशन से ये भी चिंतित है। ओके, कुल मिला के इस प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे फ्राइड के शिष्य थे। अब सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किसने दिया? तो बोलिए, सही जवाब है 1 नंबर, वैयक्तिक मनोविज्ञान एडलर, मूल दुश्चिंता कैरन हार्नी। चलिए, अब है तीसरे का राइट आंसर हो गया 1 नंबर, कार्ल युंग। चौथा, व्यक्तित्व कारकों पर आधारित 32 PF, बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली 2017 रीट में जब ये प्रश्न आया था तो हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत सी जगह ये था नहीं तक। 16 PF हर कोई जानता है, जानते हैं ना। केटल ने क्या दी? 16 PF। आलपोर्ट ने शील गुण बताए, पता है ना आपको? आलपोर्ट शील गुण, ट्रेट्स। शील गुण को एक शब्द और है हिंदी में, बोलिए, विशेषक। यस, विशेषकोपगम भी कहते हैं। इंसान अपनी आदत छोड़ सकता है लेकिन ट्रेट्स नहीं छोड़ता, शील गुण नहीं छोड़ता, तो इसके लिए आलपोर्ट प्रसिद्ध है। आलपोर्ट ने शील गुण बताए थे। किसी को कोई नंबर याद है तो? 17,953। आलपोर्ट ने कितने शील गुण बताए थे? 17,953 शील गुण बताए थे। 17,953 शील गुण बताए थे। 17,953, लगभग 18,000। फिर आलपोर्ट का पूरा विवरण है, कराएंगे आपको, जिसमें एक खास बात है, आलपोर्ट ने एक शील गुण बताया। प्रोमियम अलग चीज़ है, इसके अलावा उन्होंने सामान्य और व्यक्तिगत शील गुण बताए हैं। और व्यक्तिगत शील गुणों में इन्होंने एक शील गुण बताया जो व्यक्ति को दुनिया में प्रसिद्ध कर देता है, वर्ल्ड वाइड कर देता है, विख्यात बना देता है, कुख्यात बना देता है। उसका नाम था कार्डिनल शील गुण। तो कार्डिनल शील गुण का कंसेप्ट देने वाले कौन थे? आलपोर्ट थे।
17,953 कुल शील गुण बताए थे, सामान्य शील गुण व्यक्तिगत शील गुणों में बांटा था। उसके बाद आलपोर्ट के शिष्य केटल ने उनकी संख्या को कम की, और केटल की बाकी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है केटल की एक बात का, और वो कौन सी बात है, वो ये है कि केटल ने आलपोर्ट के ट्रेट्स को रिड्यूस किया, समानार्थी शब्दों के आधार पर इस सूची को छोटा किया, और छोटा अलग अलग प्रकार से किया, 7,500 पे ले आए, फिर फाइनली 35 पे लेके आए। कितने पे लेके आए? 35 पे। 35 में उन्होंने 35 में उन्होंने 23 और 12 शील गुणों को एक सूची में शामिल किया, फाइनली कम करते करते, और इसमें से 23 सामान्य और 12 गुण। इनमें से 23 जो शील गुण हैं उनमें से भी प्रमुख 16 शील गुण लिए। कितने लिए? 16 शील गुण। और इस आधार पर एक प्रश्नावली बनाई जो केटल की 16 पीएफ मानी जाती है। 16 पीएफ प्रश्नावली किसने बनाई? केटल ने बनाई। 16 पीएफ में पी का मतलब पर्सनैलिटी है, एफ का मतलब फैक्टर्स है, तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, हिंदी में बोल सकते हैं 16 व्यक्तित्व कारकों की प्रश्नावली बनाने वाले केटल। कुछ और भी बातें हैं केटल की, फिर करेंगे हम। ओके, ये जो उन्होंने लिस्ट बनाई ये बाइपोलर थी। बाइपोलर का मतलब जैसे इधर अंतर्मुखता तो उधर बहिर्मुखता होगी, ठीक है, इधर साहसी तो उधर संकोची होगा, इधर चिंतित असामाजिक होगा उधर सामाजिक होगा, इस तरह से बाइपोलर। इसी चीज को बाद में आइजेंक ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और आइजेंक ने क्या बताया? आइजेंक की 2 बातें आप याद रखेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में आती हैं। एक जो जब रीट में आई थी तो लोग कर नहीं पाए थे, वो मैं आपको बताता हूं। ओके, वो क्या है? एक तो केटल ने 16 पीएफ बनाई। कितने पीएफ बनाई? 16 पीएफ। 16 पीएफ किसकी? केटल की। और आइजेंक ने कितनी बनाई? 32 पीएफ। लेकिन आइजेंक की दूसरी बात कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर परीक्षाओं में आई है, और ये वो बात है जो आपको बताने जा रहा था अभी रीट वाली। आइजेंक ने क्या किया? आइजेंक ने व्यक्तित्व को समझने के लिए 3 डायमेंशंस बताई। कितनी विमाएं बताई? 3 विमाएं बताई। कितनी विमाएं बताई? 3 विमाएं, 3 डायमेंशंस। और ये जो 3 डायमेंशंस हैं इस पे वो प्रश्न आया था। देखो इंग्लिश में वो 3 डायमेंशन देखें आप। पहली विमा, पहली विमा इस इधर ये भी बाइपोलर है, ठीक है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पहली विमा को इधर हम बोलेंगे न्यूरोटिक। क्या बोलेंगे? न्यूरोटिक। और इस तरफ है, इधर न्यूरोटिक है, इस तरफ है स्टेबल। दरअसल ये इमोशनली स्टेबल शब्द है पर फिर भी न्यूरोटिक स्टेबल। दूसरी विमा इसको न्यूरोटिज्म, दरअसल विमा बोलेंगे तो न्यूरोटिक के बजाय न्यूरोटिज्म ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये स्टेबिलिटी रहेगी, पर इंसान में है तो न्यूरोटिक कह सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी है इंट्रोवर्जन एक्स्ट्रावर्जन। व्यक्ति की बात करें तो इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं अपन, ठीक है ना, तो कोई इसमें फर्क नहीं है। इंट्रोवर्ट हो गया, एक्स्ट्रावर्ट, एक्स्ट्रावर्ट, और अगर वर्जन करेंगे तो इंट्रोवर्जन एक्स्ट्रावर्जन हो जाएगा। और तीसरा ये ध्यान देंगे ये न्यूरोटिक है, ये साइकोटिक होगा। तीसरा कौन सा, कौन सी विमा है? साइकोटिक। ध्यान देंगे अगर हम विमा की बात कर रहे हैं तो न्यूरोटिज्म, यहाँ पे साइकोटिज्म, पर साइकोटिज्म नहीं कह के साइकोटिक बोलेंगे तो भी ओके। और इस साइड में सोशल, अगर आप वहाँ पे साइकोटिज्म करते हैं तो यहाँ पे सोशल या सोशल नहीं होगा, सामाजिकता आ जाएगी, ओके। अब देखो हिंदी में न्यूरोटिक, न्यूरोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए। न्यूरोटिक को बोलते हैं सामूहिक रूप से जो होता है ना उद्विग्न, उसको बोलते हैं तंत्रिका तापी। न्यूरोटिक को क्या बोलेंगे? तंत्रिका तापी। न्यूरोटिज्म होता तो तंत्रिका तापिता होता। तो ये तंत्र मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये कि सब आप उनसे साक्षात्कार करें, उनकी चीज़ें लें, फिर इसमें नंबर दें। एक तरह की स्केल है ये, ठीक है ना, इस स्केल पे नंबर डालें। अगर किसी के इस साइड में नंबर ज़्यादा आए तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? वो तंत्रिका तापी है। तंत्रिका तापी होने का मतलब क्या होता है? वो बेचैन रहता है, झगड़ालू है, उद्विग्न रहता है, शांत नहीं रह सकता। और इधर जो है स्टेबल, इनको बोलते हैं संवेगी स्थिर। कई बार आप पढ़ते हैं ना कि कैसा व्यक्तित्व अच्छा होता है,
संवेगी स्थिर अच्छा होता है। संवेगी स्थिर का मतलब जो इमोशनली स्टेबल है, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो संवेगी स्थिर है। तो न्यूरोटिक तंत्रिका तापी और स्टेबल संवेगी स्थिर, ठीक है। दूसरा इंट्रोवर्ट एक्सट्रावर्ट या इंट्रोवर्जन एक्सट्रावर्जन, ये वो वाली बात है जो रीट में आया था। इंट्रोवर्ट है अंतर्मुखी, ये क्या है, जो खुद में डूबे रहते हैं, वो अंतर्मुखी है। और एक्सट्रावर्ट है बहिर्मुखी, जो दूसरों में डूबे रहते हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान दें इस बात पे, रीट में क्या गड़बड़ हुई थी। पूछा गया था अंतर्मुखता और बहिर्मुखता विमा किसने बताई। अंतर्मुखता इंट्रोवर्जन और बहिर्मुखता एक्स्ट्रावर्जन विमाएं किसने बताई। तो चूंकि वहां पे युंग ऑप्शंस में नहीं था, आपको पता है युंग ने 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ठीक है ना। तीसरा उभयमुखी बताया ही नहीं है, ध्यान रखना, 2 प्रकार बताए। तो ये बात इन्होंने भी तो बताई है, इसलिए वहां पे H.J. आइजेंक ऑप्शंस में था। बहुत कम लोग इसको करके आ पाए थे, लेकिन अब जो लोग हमसे जुड़े रहेंगे, दावा रहेगा हमारा, अब जब जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन अलग माहौल होंगे, अलग खेल होंगे, आपको बहुत मजा आएगा, यकीन रखें। चलिए, तो ये तीनों मैंने आपको बता दी। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ। व्यक्तित्व कारकों पर आधारित 32 पीएफ किसने बनाई। 32 पीएफ बोलिए, आइजेंक ने बनाई, H.J. आइजेंक। ओके, केटल के बारे में हॉलैंड, जी हॉलैंड ने एक मॉडल दिया है, मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग शायद इसको जानते होंगे, वो रिया सेक मॉडल कहलाता है। रिया सेक मॉडल, रिया सेक इसका नाम क्यों है, इसमें भी 6 विमाएं हैं, RIASEC। वो हमने बुक में भी दिया है, वैसे क्लास में भी देंगे, यहाँ भी देंगे, चिंता नहीं करें आप। व्यक्तित्व को षटकोणीय मॉडल के रूप में प्रेजेंट करने वाले हॉलैंड है। लेटेस्ट मॉडल है, 1985 में इन्होंने दिया है। आपको ध्यान है, कभी आपने नाम सुना हो, जैसे मैंने कुछ प्रश्न भी इसमें लिए। हिप्पोक्रेट्स ने ईसा से 400 साल पहले बुक लिखी थी, नेचर ऑफ मैन। हिप्पोक्रेट्स का पहला विभाजन माना जाता है। और हिप्पोक्रेट्स से भी पहले एक विद्वान हुए थियोस्टोफर। कौन हुए, थियोस्टोफर। थियोस्टोफर ने एक प्रकार बताया था व्यक्तित्व का। आप में से किसी को अगर ये पता है तो वहीं अपनी जगह बैठ के वो बोले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बताता हूँ राइट क्या है, और वो मैच करे अपनी बात को। थियोस्टोफर ने व्यक्तित्व का एक प्रकार बताया था अलेक्जेंडर के टाइम, और वो था इंग्लिश में फ्लेटर्ड टाइप। कौन सा टाइप, फ्लेटर्ड। फ्लेटर्ड किसको बोलते हैं, फ्लेटर्ड उसको बोलते हैं जो खुशामद करता है दूसरे की। तो फ्लेटर्ड टाइप खुशामदी प्रकार बताया था, खुशामदी। तो मैं आपको बता दूं, जो थियोस्टोफर और फिर हिप्पोक्रेट्स से बात शुरू हुई थी, वो आके रुकी है हॉलैंड पे। इसलिए हॉलैंड का ये रिया सेक मॉडल व्यक्तित्व का अंतिम बिंदु माना जाता है, टाइप्स अप्रोच का। किसका अंतिम बिंदु माना जाता है, व्यक्तित्व के प्रकार जो लोग करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, उन्होंने अंतिम बिंदु मान लिया हॉलैंड का। इसलिए हॉलैंड का महत्वपूर्ण है। रिया सेक मॉडल में 6 विमाएं हैं। पहला है आर से बनता है रियलिस्टिक, यानी ऐसे लोग जो रियलिस्टिक होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, उनको बोला। दूसरा है आई से बनता है इन्वेस्टिगेटिव। मैं अलग से वीडियो दूंगा इसका। इन्वेस्टिगेटिव हिंदी में बोलेंगे अन्वेषक। ए से बनेगा आर्टिस्ट, हिंदी में बोलेंगे कलाकार। एस से बनेगा सोशल, हिंदी में बोलेंगे सामाजिक। ई से बनेगा एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग आपने नाम काफी सुना होगा, एंटरप्राइजेस सुना ना, दुकानों पे लिखा रहता है। तो एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है उद्यमी। और फाइनली सी से बनता है कन्वेंशनल। क्या बनता है, कन्वेंशनल। और अब तो आप कन्वेंशनल शब्द से वाकिफ हो चुके होंगे, कहलबर्ग पढ़ लिया आपने। तो कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक। ओके, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हुआ, PF आइजेंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। IBT के किस बिंदु में प्रयोज्य की मौलिक अनुक्रिया का परीक्षण किया जाता है। प्रश्नों को समझना सीखें। मौलिक अनुक्रिया, हालांकि वो कंसेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल बात है इसकी। IBT का पूरा नाम आपको याद है। I से बनेगा इंक, क्या बनेगा, इंक। B से बनेगा ब्लोट, और T से बनेगा टेस्ट। शाही ब्लोट को बोलते हैं धब्बा, शाही धब्बा परीक्षण। तो आपको याद है शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया था, हरमन रोरशाह ने। हरमन रोरशाह ने इसमें 10 कार्ड्स बताए थे। क्या दिख रहा है, जैसा वो बोलता है ना, मेरे को तितली दिख रही है, कि चमगादड़ दिख रहा है, कि बाबा जी दिख रहे हैं, कि नृत्यांगना दिख रही है, कि कुछ और दिख रहा है। जो उसको दिख रहा है वो प्रतिक्रिया बताएगा, और उसका व्यक्तित्व हम बाकायदा उस लिस्ट से मैच करेंगे जो हरमन रोरशाह ने बनाई है।
उन्होंने वो जो लिस्ट बनाई है उसमें प्रयोज्य की अनुक्रियाओं को 4 भागों में बांट के समझा जाता है। कितने भागों में? 4। और ये चारों ही आईबीटी के 4 बिंदु माने जाते हैं जिनमें क्या क्या सूचनाएं होती हैं, 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूं। चलिए, आप लोग ठीक हो, समझ आ रहा है? ओके, नहीं आ रहा तो भी कोई पता नहीं, इनका भी कमेंट्स था नहीं सकते। नेक्स्ट ये जो इसके बाद ग्रांड सीरीज करेंगे उसमें आपके कमेंट्स मिलेंगे, सब कुछ लाइव चलेगा, लेकिन इसमें आपको मैं फिर बता दूं, आपको मेरे साथ कनेक्ट करके चलना है, कनेक्ट करके रहना है, ताकि मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले, उत्साह मिले। चलिए, क्षेत्र 4 जो, ये ध्यान रखना, 4 महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आईबीटी के 4 एस्पेक्ट हैं, 4 पहलू हैं। क्या 4 पहलू हैं? पहला है क्षेत्र, लोकेशन, हिंदी में क्षेत्र या स्थिति शब्द आ सकता है, इंग्लिश में लोकेशन याद रखना। दूसरा निर्धारक, डिटर्मिनेशन। तीसरा विषय वस्तु, कंटेंट्स। और चौथा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देंगे, क्षेत्र में 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। क्षेत्र में कितने चीजें? 2 चीजें। यानी जब उसको दिखाते हैं हम आकृति की, क्या दिख रहा है तुम्हें, आपको क्या दिख रहा है, तो वो जो रिस्पॉन्स देगा, जो अनुक्रिया करेगा, वो अनुक्रिया 2 प्रकार से कर सकता है। या तो वो किसी पूरी आकृति की बात करेगा, साहब मेरे को एक सेना दिख रही है, एक रथ दिख रहा है, या वो पार्ट्स की बात कर सकता है कि साहब मेरे को ये किसी का चेहरा दिख रहा है या हाथी की सूंड दिख रही है। तो पार्ट्स की बात करेगा तब तो उसको मिलेगा, पार्ट्स आपको पता है, डी। और पूरे की बात करेगा तब उसको मिलेगा डब्ल्यू। ये होल, ये डिवीजन। हालांकि इनके बहुत गहरे अर्थ हैं, डिटेल में जाएं तो स्किज़ोफ्रेनिया डी और डबल डी, कैपिटल डी वाले होते हैं। एनीवे, पूरी पे प्रतिक्रिया डब्ल्यू, स्मॉल पे डी, तो डब्ल्यू डी इसके प्रसिद्ध है। निर्धारक में एफ सी एम 3 लेटर्स हैं, एफ सी एम। एफ होता है फिगर, सी है कलर, और एम है मूवमेंट। यानी कोई बोलेगा उस जो चित्र दिख रहा है, आकृति, उसकी फिगर के बारे में बात कर सकता है। कोई उसमें कलर भी तो अलग अलग है ना, कोई उसमें रंग के बारे में बात कर सकता है, कोई उसका जो मूवमेंट है उसकी बात कर सकता है। तो एफसीएम। विषय वस्तु में 2 चीजें, या तो वो इंसानों के बारे में बताएगा, कोई इंसान की बात करेगा, या किसी पशु पक्षी की बात करेगा। तो इंसानों के बारे में होगा तो उसको एच मिलेगा, ह्यूमन। पशु पक्षियों की बात करेगा तो एनिमल्स, ए मिलेगा। अब यहाँ भी वो पार्ट्स की बात करेगा, एच डी या ए डी भी हो सकता है, ठीक है। और संगठन चौथा, जो काफी महत्वपूर्ण है, चौथे में 2 चीजें हैं। चौथे में वो जो अनुक्रियाएं करते हैं कि क्या दिख रहा है, उन अनुक्रियाओं को बाकायदा उनको एनालाइज किया जाता है। अगर ऐसी अनुक्रिया जो लगभग लोगों ने, बच्चों ने एक जैसी करी है, जैसे मैं आपको बताऊं, पहला जो कार्ड है उसको देख के मोस्टली आपको दिखाएंगे तो आप भी लगभग ये बताओगे कि क्या दिख रहा है, भाई साहब ये तो चमगादड़ है, सबको चमगादड़ दिखता है उसमें, या तितली है, मोस्टली ये दिखते हैं। तो ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे जो लोकप्रिय है, लोकप्रिय मतलब ज्यादातर लोगों ने ऐसा बोला है, उसको दिया जाता है पी। उसको क्या दिया जाता है? पी। लेकिन कोई ऐसी अनुक्रिया करते हैं जो उसकी यूनिक है, अलग से हटके है, उसको मिलेगा जेड। ध्यान रखेंगे, जेड रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं व्यक्ति वो क्रिएटिव होते हैं, हटके सोचते हैं, और पी जो दे रहे हैं वो बाकी लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, इसलिए में सामाजिकता होती है। तो ये जो संकेतांक हैं डब्ल्यू, डी, एफ, सी, एम, एच, ए, पी, जेड, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मौलिक अनुक्रिया चौथे में आएगी, और आपको मैं बता दूं मौलिक अनुक्रिया बोलिए किससे? बिल्कुल जेड से आएगी, जेड। ओके, तो 5वें प्रश्न का सही जवाब 4D। अब है छठा प्रश्न, निम्न में कौन सा व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्व प्रतिवेदन। स्व प्रतिवेदन को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? सेल्फ रिपोर्ट। आत्म प्रतिवेदन कह सकते हैं, स्व प्रतिवेदन कह सकते हैं। और ये और कुछ नहीं है, एक तरीके की ये प्रश्नावली है, ठीक है। अपने बारे में ही कोई लिख के बताए, प्रश्न पूछे कोई सामने वाला, उसके जवाब हम दें, और फिर वो वहां बैठ के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करे, उसको बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट। और मैं तो बात मैं आपको बता दूं, व्यक्तित्व को समझने के बहुत से एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है सेल्फ रिपोर्ट, एक है इन्वेंटरी प्रश्नावली वाला, एक है प्रोजेक्टिव प्रक्षेपी विधियां, एक है सब्जेक्टिव मेथड्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक है ट्रेड्स अप्रोच, एक है टाइप्स अप्रोच, वो सारी हमने बाकायदा हमारी बुक में भी दी हैं और लाइव क्लासेस में भी आपको मिलेंगे। तो ध्यान देंगे, स्व प्रतिवेदन का मापक रोरशा परीक्षण, ध्यान देंगे रोरशा परीक्षण, पता है आपको? रोरशा परीक्षण प्रक्षेपी विधि है। कैसी विधि है?
प्रक्षेपी, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्टिव बोलते हैं। तो रोर सा तो क्या हो गया, प्रक्षेपी हो गया, प्रक्षेपी। टीएटी भी प्रक्षेपी है। टीएटी का पूरा नाम आपको पता है, थेमेटिकल अप्रिसेप्शन टेस्ट, जो मॉर्गन वेमूरे ने दिया है। ये बड़े लोगों के लिए, वयस्कों के लिए, मोर देन 14 उन्होंने बनाया, तो 14 ईयर मोर। सीएटी बच्चों के लिए, चाइल्ड अप्रिसेप्शन टेस्ट। चाइल्ड अप्रिसेप्शन टेस्ट किसने दी, आपको पता है ना, दो लोगों के नाम, अर्नेस्ट और क्रिस, सॉरी बेलोक और क्रिस, अर्नेस्ट क्रिस और लेओपोल्ड बेलोक। तो क्रिस बेलोक के नाम से सीएटी है, ध्यान है ना आपको। ओके, टीएटी में 30 कार्ड, वो एक एक्स्ट्रा दिया जाता है, 31 हो जाएंगे, और इसमें 10 कार्ड। आईबीटी में भी 10 कार्ड। आपको पता है इन तीनों में क्या फर्क है, आईबीटी में तो कोई चित्र आकृति होती है और इनमें चित्र होते हैं, चित्र आकृति में फर्क है, क्लियर होते हैं। इसमें बोल के बताना होता है कि क्या दिख रहा है साहब, और इन दोनों में कहानी लिखवाते हैं बच्चों से और बड़ों से, कहानी में उनके अचेतन की बातें आ जाती हैं। इन तीनों की खास बात क्या है, इन तीनों में अचेतन की बातें सामने लाई जाती हैं, और अचेतन की बातें सामने लाई जाए उसे बोलते हैं प्रक्षेपी। कौन सी विधियां बोलते हैं, प्रक्षेपी, और इंग्लिश में उनको बोलते हैं प्रोजेक्टिव। तो तीनों प्रोजेक्टिव हैं। चौथा है एमएमपीआई। एमएमपीआई सेल्फ रिपोर्ट है। एमएमपीआई क्या है, सेल्फ रिपोर्ट है। आपने एमएमपीआई के बारे में सुना है, ओके मैं बताता हूँ। एमएमपीआई दरअसल अमेरिका में एक इन्वेंट्री बनाई गई है जिसमें मनोरोगों के बारे में बात की गई है, और उसमें 10 क्लिनिकल स्किल्स हैं। उसमें क्या है, नैदानिक मापनियां हैं। जितने आप नाम सुनते हैं ये काफ़ी डिटेल्ड में और बहुत शानदार टॉपिक है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एमएमपीआई पे, जिसमें तमाम स्किज़ोफ्रेनिया से लेके तमाम मनोरोगों की हम बात करेंगे। एमएमपीआई का दरअसल पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ। एम से बनता है मिनेसोटा। क्या बनता है, मिनेसोटा। मिनेसोटा दरअसल एक जगह है यूएस में, मिनेसोटा। एम से बन गया मिनेसोटा। दूसरे एम से बनेगा मल्टीफेजिक। मल्टीफेजिक। पी से बनेगा पर्सनैलिटी। पी से क्या बनेगा, पर्सनैलिटी। और आई से बनता है इन्वेंटरी। तो देखिए पूरा नाम इसका, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसको हिंदी में हम बोलना चाहें तो मिनेसोटा तो नाम वही रहेगा, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका। कौन सी व्यक्तित्व आविष्कारिका, मिनेसोटा बहुपक्षीय। और ये आविष्कारिका दरअसल जिन्होंने बनाई थी उनका नाम है हाथावे मैकिन्ले। आगे ऑप्शंस में कई प्रश्नों में मैंने दिया, उनका नाम हाथावे मैकिन्ले ने बनाई थी। और आपको पता है भारत में एमएमपीआई की तर्ज पर जेएमपीआई बन चुकी है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो इसमें ध्यान देंगे, स्वप्रतिवेदन। स्वप्रतिवेदन का जवाब है एमएमपीआई। नेक्स्ट, कौन से व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। व्यवहार का विश्लेषण साक्षात्कार में किया जाता है, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन किया जाता है, बिल्कुल। सिचुएशन एनालिसिस स्थितिपरक विश्लेषण किया जाता है, बिल्कुल। ये तीनों हैं। चौथी अलग है पीएफटी, और पीएफटी पे अक्सर परीक्षा में प्रश्न आए हैं, ध्यान है आपको। पीएफटी का पूरा नाम क्या है, पी से बनता है पिक्चर। क्या बनता है, पिक्चर। एफ से बनता है फ्रस्ट्रेशन, और टी से बनता है टेस्ट। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, जिसको कई बार आपने सुना होगा तस्वीर कुंठा परीक्षण कहते हैं। कौन सा परीक्षण कहते हैं, तस्वीर कुंठा परीक्षण। जिसमें 24 कार्टून्स हैं, 1949 में बना था। आप में से कोई बता सकते हैं इसके प्रणेता कौन है, प्रतिपादक कौन है, जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए। पीएफटी के प्रतिपादक हैं रोजनविंग। रोजनमैन नहीं, रोजनविंग। रोजनमैन फ्रेडमैन तो टाइप ए टाइप बी वाले हैं, ये रोजनविंग हैं। कौन से विंग हैं, रोजनविंग। तो इनका पीएफटी जो है वो प्रोजेक्टिव है, वो प्रक्षेपी है। पीएफटी क्या है, प्रक्षेपी है, प्रोजेक्टिव है। आईबीटी, टीएटी और सीएटी की तरह है पीएफटी। पीएफटी का पूरा नाम हमने आपको बताया। पी से पर्सनैलिटी, एफ से फ्रस्ट्रेशन, और टी से टेस्ट। हिंदी में उसको बोल सकते हैं तस्वीर कुंठा परीक्षण, और ये देने वाले हैं रोजनविंग। तो 7वें में राइट आंसर नंबर 4 डी। हम जिसकी बात कर रहे थे टाइप ए और टाइप बी किसने दिए, हाथावे मैकिन्ले ने क्या दिया था, एमएमपीआई। पोल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे,
पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैक्रे, एक नॉर्मैन इनके साथ बाद में 1994 में जुड़े हैं, इनकी चीज़ों को उन्होंने प्रकाशित किया। तो ये जिस चीज़ से जुड़े हैं उसको बोलते हैं द बिग फाइव मॉडल। कौन सा मॉडल? बिग फाइव मॉडल। व्यक्तित्व का 50-60s में व्यक्तित्व का ये मॉडल काफ़ी प्रचलित हो गया था। उधर ट्रेड्स और उसके आलपोर्ट के आए थे, तो इन्होंने व्यक्तित्व को 5 विमाओं में बांटा। और मलिक और जोशी वो हैं जिनके मैं बात कर रहा था। मिस्टर मलिक उत्कर्ष में साइकोलॉजी पढ़ा था, ये मेरे गुरु रहे। हालांकि गुरु इस रूप में नहीं रहे कि साहब इन्होंने मेरे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, पर गुरु इस रूप में है कि मैं उत्कर्ष में गया तो इनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला है, और जोशी इनके गुरु हैं। आप सोच सकते हैं मलिक सर ने जो MMPI बनी थी अमेरिका में, उसकी तर्ज पर JMPI बना डाली। कौन सी PI बना डाली? JMPI। तो आप ध्यान रखेंगे, NCERT में इस बात को शामिल कर लिया गया है। एक जगह शायद परीक्षा में आ चुकी है, कौन जाने आपको पूछ ले कि मलिक और जोशी ने क्या बनाई? JMPI बनाई। JMPI। और JMPI का पूरा नाम आप आराम से कर सकते हैं, जैसे जोधपुर, जैसे क्या बनेगा? जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व आविष्कारिका, जो मलिक और जोशी ने बनाई है। MMPI किसने बनाई? हाथावे और मैकिन्ले ने, जिसमें मनोरोगों से संबंधित 10 स्केल्स हैं, मापनियां हैं। MMPI हाथावे मैकिन्ले ने अमेरिका में बनाई, तो JMPI मलिक और जोशी ने जोधपुर में बनाई। तो 2 का तो काम हो गया। रोजन, ये परोजन नहीं है, रोजन मैन है, ध्यान रखेंगे इसको। रोजन मैन, वो रोजन विंग थे, ये रोजन मैन है, ठीक है। रोजन मैन में फ्रेडमैन ने एक बहुत अच्छा काम किया। दरअसल पूरी लंबी कहानी है इनकी, थोड़ी सी बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या किया? रोजनमैन और फ्रेडमैन इसका जवाब है। इन्होंने टाइप ए और टाइप बी दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा रोजनमैन और फ्रेडमैन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोजनमैन और फ्रेडमैन उत्तर है, ठीक है। दरअसल इन्होंने क्या किया? इनका जो रिसर्च था वो इस बात पे था कि इनका काम एक्चुअली ऐसा था, ये सोफ़ा होता है ना, सोफ़ा बदलने का, मतलब सोफ़ा बनाने की एक वो फैक्ट्री थी इनकी, किसी के साथ अटैच। तो इसमें उन्होंने देखा कि बहुत बार वो जो ऊपर की गद्दियाँ लोग, एक वारंटी होता है ना, कभी आप शॉप पे जाते हो तो गारंटी है, वारंटी है साहब, कोई ख़राब होगी तो हम बदल देंगे, ओके। तो जो बदलवाने वाले लोग आते थे, वो इन्होंने एक रिसर्च किया कि साहब इसमें जितने लोग बदलवाने के लिए आते हैं, ऊपर की जो गद्दियाँ बदलवाने के लिए आते थे वो, ठीक है ना, नीचे तो वो वुडन था, और उन गद्दियों में आगे की गद्दियाँ फटी हुई होती थी, केवल आगे वाली, बाकी पूरी सीट फटी हुई नहीं होती थी। तो वहाँ पे बात चली है, बात चल निकली, आपको पता है ना, जब निकली बात तो दूर तलक जाएगी कि साहब आगे से गद्दियाँ फटी होती हैं, तो हम ये करेंगे साहब पूरी गद्दी नहीं बदल के आगे से जो 1/4 फटी रहती है ना, उनको रिप्लेस कर दें तो खर्चा बचेगा। ये एक बात चली। इस बात से पता है क्या बात निकली? कि जिन लोगों की गद्दियां बदलवाने के लिए आई थी आगे से फटी हुई, वो सारे के सारे हार्ट पेशेंट थे, यानी उनको सबको कोरोनरी हार्ट डिजीज थी, उन सबको हृदय रोग की आशंका थी, या हृदय रोग हो चुके थे, अटैक आ चुके थे। तो इस बात से एक नया सा शानदार सा तथ्य है ना कि सब जो लोग आगे बैठते हैं, आगे बैठने का मतलब वो बस भागने को तैयार रहते हैं, बहुत चैलेंजिंग काम करते हैं, बहुत टेंशन रहती है उनको, ये भी करना वो भी करना, दिमाग में टेंशन रहती है, और वो जो काम करते हैं उसके कारण से उनके हार्ट पे प्रेशर रहता है, तो CHD हो जाती है। CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज को शॉर्ट में बोलते हैं। तो CHD की संभावना ज्यादा जिनको होती है वो कौन से होते हैं? टाइप ए। और टाइप ए लोगों की गद्दियां आगे से फटी होती है। दूसरे होते हैं टाइप बी, जो आराम से पुस्त टिका के बैठते हैं, मस्त मला होते हैं, टेंशन नहीं रखते, तो उनको कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए उनको हार्ट डिजीज की संभावना भी कम होती है, वो हो गए टाइप बी। तो याद रखेंगे, टाइप ए जिनको हार्ट अटैक की संभावना, हृदय रोग संबंधी बीमारियों की संभावना ज्यादा होती है, और टाइप बी जिनको ये संभावना कम होती है। ये टाइप ए और टाइप बी का बहुत अच्छा कंसेप्ट किसने दिया? रोजनमैन और फ्रेडमैन ने। किसने दिया? रोजनमैन और फ्रेडमैन ने। बाद में टाइप सी भी आया, टाइप सी कैंसर से संबंधित, ये मोरिस ने दिया था, मोरिस। और अभी तो टाइप डी भी आ गया, डिप्रेशन वाला, जो साथ में रहते हैं, लेवी तथा इट्टल। ओके, तो कुल मिला के इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी द बिग 5 की बात और बता दूं छोटी सी। द बिग 5 जो दिया है व्यक्तित्व का एक मॉडल,
किसने दिया द बिग फाइव? पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे ने। बिग फाइव मैं आपको बता दूं, इसमें एक शब्द आप याद रखना, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो, प्रश्न आते हैं इस पे और जरूर आएंगे। एक शब्द ओशियन सबको याद रहता है ना, जैसे ओशन बोलते हो आप, बोलिए किसको बोलते हैं ओशियन? सागर, यस ओशन। कि बूंद भर भी तेरे में नहीं मिली, बोलते हैं ना ओशन। ओशियन जो शब्द है उसमें 5 लेटर्स हैं और ये 5 विमाएं हैं जो बिग फाइव मॉडल की 5 विमाएं कहलाती है। ओ से पता है क्या बनता है? ओ से बनता है ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंसेस। सॉरी, ओ से ओपननेस ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का खुलापन। सी से बनता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होती है अंतर विवेकशीलता। ई से एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन होता है बहिर्मुखता। ए से होता है एग्रीबलनेस, एग्रीबलनेस को बोलते हैं सहमति जन्यता, यानी दूसरों के प्रति। ये क्या है? ये उनके गुण हैं जो मतलब व्यक्ति को आकलन करने के लिए 5 प्रकार की चीज़ों के थ्रू उसको देखेंगे हम कि साहब उसमें एक्स्ट्रावर्जन, दूसरों से मिलने, सामाजिकता वाली कितनी बातें हैं, उसमें तर्क वाली चीज़ें करता है कि जैसे बेवकूफ़ वाले काम करता है, तो अंतर विवेकशीलता कितनी है, विवेक का मतलब तर्क है। ओपननेस कितना है, कितना संकीर्ण है कि बहुत वाइड प्रोस्पेक्ट में काम करता है। ऐसे ही एग्रीबलनेस, कुछ लोग होते हैं ना, किसी आप उनको एग्री करना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ लोग होते हैं आराम से उनको एग्री कर सकते हैं आप। तो एग्रीबलनेस कितनी है। और लास्ट वाला है एन, एन से बनता है वही न्यूरोटिक। न्यूरोटिक तोनक मिजाजी है ना, होते हैं ना न्यूरोटिक लोग जो स्टेबल नहीं होते, मुझ कभी भी झड़ लेगा यार, लड़ लेगा यार, इसके सामने मत बोलो यार, वो न्यूरोटिक होते हैं। तो इन 5 प्रकार से व्यक्तित्व को समझने का काम बिग फाइव मॉडल कहलाता है। और बिग फाइव मॉडल देने वाले कौन है? पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे। ओके, तो इसका सही जवाब होगा सी। चलिए चलिए नेक्स्ट। निम्न में किसका अर्थ शांत तथा आराम पसंद व्यक्तित्व है? विसोरोटोनिक, सोमेटोटोनिक, कोलेरिक और सैंग्विन। तो देखो इसमें ये जो नीचे वाले 3 और 4 जो ऑप्शंस हैं, तीसरे और चौथे कोलेरिक और सैंग्विन, ये दिए थे हिप्पोक्रेट्स ने। किसने दिए थे? हिप्पोक्रेट्स, जो व्यक्तित्व के प्रथम विभाजन के जनक माने जाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी 400 BC में, नेचर ऑफ मैन। उसमें 4 प्रकार बताए थे, और इन्होंने जो 4 प्रकार बताए थे उनका आधार था बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड समझते हो? शरीर द्रव्य। अपने यहाँ पे आप सुनते हो ना, वात पित्त कफ, तो इन्होंने एक रक्त को जोड़ दिया, 4 प्रकार बताए। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के आधार पे वो 4 प्रकार थे। पहला कोलेरिक, दूसरा मेलनकोरिक, तीसरा सैंग्विन और चौथा फ्लेगमेंटिक। ठीक है, कोलेरिक और मेलनकोरिक शब्द, कोरिक जो शब्द है ग्रीक भाषा का, उसका मतलब है ये बाइल्स यानी पित्त प्रधान है, पित्त प्रधान। अब उसमें भी काला और पीला अलग अलग है। ठीक है, और सैंग्विन होते हैं रक्त प्रधान। और लास्ट वाले जो फ्लेगमेंटिक हैं, जो इन्होंने बताया हिप्पोक्रेट्स ने, वो होते हैं विरक्त। ये एक्टिव होते हैं, रक्त प्रधान। आपने कई बार सुना ना, परीक्षा में प्रश्न आया कि साहब आशावादी है, चंचल है, प्रसन्नचित्त है, क्रियाशील है, वो सैंग्विन है। ओके, पहले जो 2 हैं उनमें इनका आंसर छुपा है। और ये जो पहले जो 2 प्रकार हैं, ये किसने दिए हैं? ये शेल्डन ने दिए हैं साहब। किसने दिए? शेल्डन ने दिए। किसने दिए? शेल्डन ने। शेल्डन क्रेस्मर के चेले थे, पता है ना आपने सुना होगा। क्रेस्मर जो जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे, शेल्डन और क्रेस्मर दोनों की एक खास बात थी। कौन सी खास बात थी शेल्डन और क्रेस्मर की? किसको? सॉरी, अच्छा, ओके, चलिए ध्यान देंगे। क्रेस्मर और शेल्डन दोनों की खास बात क्या थी? दोनों की एक ही खास बात थी साहब कि इन दोनों ने व्यक्तित्व को किस आधार पे बांटा? बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे, शरीर के गठन के आधार पे। तो शरीर गठनात्मक उपागम के नाम से कई बार प्रश्न आ चुका है। शरीर गठनात्मक उपागम में ये 2 लोग हैं।
क्रेशमर ने एक बुक लिखी थी फिजिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार की पर्सनैलिटी के प्रकार बताए थे। आपने सुना होगा एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। इन्हीं से प्रभावित शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला था एंडोमार्फिक, दूसरा था मिसोमार्फिक और तीसरा था एक्टोमार्फिक। ओके, एंडोमार्फिक को विसोरोटोनिक कहा, मिसोमार्फिक को सोमेटोटोनिक, मिसो या मिजोमार्फिक, और एक्टोमार्फिक को सेरिब्रोटोनिक बोला। तो ये जो विसोरोटोनिक शब्द है ये एंडोमार्फिक के लिए काम में लिया। आपको पता है एक बात और भी आपने सुनी होगी कि साहब अंडाकार, गोलाकार, वर्ताकार, लंबाकार, आयताकार भागों में किसने बांटा? तो वो शेल्डन ने बांटा। एंडोमार्फिक उन्होंने अंडाकार बोला, और अंडाकार सिंबॉलिक भी है, साइंटिफिक भी है कि ऐसे लोग जिनका शरीर, मतलब शरीर के आधार पे एकदम से गोल मटोल होता है, अंडे जैसा, ऊपर नीचे से एक जैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो बहुत खुश मिजाज होते हैं, शांत होते हैं, आराम पसंद होते हैं, और उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया विसोरोटोनिक। सोमेटोटोनिक सामाजिकता के लिए। तो शांत और आराम पसंद व्यक्तित्व, आंसर 1 विसोरोटोनिक। ओके, नेक्स्ट आखिरी सवाल, आखिरी प्रश्न, आखिरी प्रश्न। चलिए आखिरी प्रश्न। प्रक्षेपी शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया? तो मेरे ख्याल से सबको पता है किसने किया। वुडवर्थ ने या फ्राइड ने, हिपोक्रेट्स ने या क्रेट्स ने? फ्राइड ने। किसने किया? फ्राइड ने। और प्रक्षेपी शब्द का मतलब क्या होता है? अचेतन की बातें जुबां पे लाना, अंदर की बातें जुबां पे लाना। और वो ऐसे नहीं होता, वो प्रक्षेपण में लेके किया जा सकता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी को प्रोजेक्टिव। प्रक्षेपी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टिव। तो प्रोजेक्टिव शब्द के जनक हैं फ्राइड साहब। हिपोक्रेट्स की बात हम कर भी चुके हैं। तो इस तरह से 10% पूरे हुए। आज काफ़ी लंबा वीडियो हुआ, पर आपने अगर ध्यान से तल्लीनता से सुना है तो मैं आपसे एक बात चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और आपके लिए बेहतर चीज़ें लेके आएंगे। मैं तो आज ही कर रहा हूँ रिकॉर्ड, लेकिन आपको ये डे बाय डे मिलेगा। थैंक यू।